पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट किस तरीके से हिंसक हुआ, जान माल का नुकसान हुआ और उसमें किस तरीके से विफल रही पश्चिम बंगाल की सरकार, ये एक बहुत बड़ा चर्चा का मुद्दा बन गया है। ऐसा कैसे हुआ कि प्रदेश की मुख्यमंत्री जो होम मिनिस्टर भी हैं, उनकी देखरेख में, उनकी पुलिस की निगरानी में आंदोलन इतना उग्र हुआ कि लोगों पर अब, जैसे कि मैंने आपको बताया, जान माल का नुकसान हुआ है। इसके अलावा खबरें आ रही हैं कि लोग अपना घर छोड़ करके कहीं और भी जा रहे हैं। मुर्शिदाबाद में पिछले कुछ दिनों में हिंसा देखने को मिली, उसके नियंत्रण के लिए अदालत को आना पड़ा और सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉयमेंट की बात की गई। ये सब हो ही रहा था कि इतने में कलकत्ता से सटा हुआ भानगर, वहां पर भी हिंसा की खबरें सामने आई हैं। ये पूरा मामला क्या है, इसको समझा किस तरीके से जाए, क्योंकि इसमें एक बहुत टिपिकल तृणमूल कांग्रेस वर्सेस बीजेपी लड़ाई छिड़ गई है। लेकिन केंद्र में वो लोग हैं जो अब अपने आप को खौफ में पाते हैं, जिनको ये लगता है कि अब वो अपने घर वापस नहीं जा पाएंगे, वो डिस्प्लेस हो गए हैं। ये कहानी क्या है, इसको राजनीति से अलग रख करके समझना बहुत ज़रूरी है, जिसका प्रयास हम यहाँ पर करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों में। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि 11 अप्रैल 2025 को ख़ास तौर से जब वक्फ संशोधन कानून पास हो गया, केंद्र सरकार ने इस कानून को संसद में लाए, लोकसभा में बहस हुई, उसके बाद यहाँ पास हुआ, फिर राज्यसभा में बहस हो करके डिवीजन ऑफ वोट्स के माध्यम से पास हुआ। राष्ट्रपति ने उस पर अपना हस्ताक्षर भी दे दिया और कानून फोर्स में आ गया। इसके बाद तमाम नेता, उन्होंने कहा था हम अपने अपने राज्य में इसको लागू नहीं करने देंगे, और उसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख भूमिका निभाई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, जिन्होंने कहा कि इसको हम अपने यहाँ लागू नहीं होने देंगे। इसके पीछे का इतिहास ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा और लगातार ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, इस कदर करती हैं कि अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो उसको भी वो डिफेंड करने का प्रयास करती हैं। आरोप और भी हैं, आगे आपको उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बताएं कि इन बयान के बैकग्राउंड में, इन बयान की पृष्ठभूमि में, जब ममता बनर्जी ने कहा कि लागू नहीं होने देंगे अपने प्रदेश में, तो 11 अप्रैल 2025 को मुर्शिदाबाद के धुलिया इलाके में वक्फ संशोधन कानून 2025 को लेकर के एक आंदोलन हुआ जो उग्र हो गया, जिसमें आगजनी, तोड़फोड़, ये सारी चीज़ें देखने को मिली। इंटरनेट बंद हुआ शमशेरगंज नाम की एक जगह पर, और उस दिन हुई हिंसा में 3 लोगों की जान जाने की खबर भी सामने आई है, जिसके बाद वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट हो गई, इंक्लूडिंग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। वहाँ पर आपको ये भी बता दें कि मुर्शिदाबाद का ये इलाका, इसका एक इतिहास रहा है कम्युनल टेंशन का। अप्रैल और नवंबर 2024 में भी यहाँ पर हिंसा की घटनाएं हुई थीं। यहाँ पर जो हिंदू लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, खबरें फिर इस तरीके की भी आईं कि सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर हिंदुओं ने अपना घर छोड़ करके पलायन करना शुरू किया है। कुछ स्टेटमेंट्स भी आए कि किस तरीके से नाव में बैठ करके हिंदू परिवार के लोग अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, और उसमें गंगा नदी को पार करके मालदा के वैष्णव नगर इलाके में एक स्कूल, जिसको रिलीफ कैंप बना दिया गया है, वहाँ पर बहुत सारे लोग जो विस्थापित हो गए हैं वो वहाँ जा कर के अपनी जान बचाते हुए उधर गए। लोगों के बयान भी आए जिसमें वो रो रहे हैं, रोते हुए बता रहे हैं कि किस तरीके से हिंसा उग्र हुई और किस तरीके से वो अब अपने घर जाने में भी खौफ में हैं कि वो अपने घर कैसे चले जाएं, कहीं उनके साथ भी वो ना हो कि जान चली जाए, कोई मार दे। ট্যাঙ্কের জলে বিষ আজকে দিয়েছে, খেয়ে 12 अप्रैल को कोलकाता हाई कोर्ट, कैलकाटा का जो हाई कोर्ट है, उसने तुरंत ये आदेश दिया कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस should be deployed in Murshidabad to restore order after reports of widespread vandalism। यानी कि
कोर्ट की तरफ से, अदालत की तरफ से कहा गया कि सेंट्रल फोर्सेस पश्चिम बंगाल में डिप्लॉय हों ताकि हिंसा को काबू में किया जा सके। इसका मतलब यह है कि एक राज्य की सरकार और राज्य की पुलिस जो पूरी तरीके से कानून व्यवस्था को संभाल करके रखने के लिए जिम्मेदार होती है, वो अदालत की कार्रवाई के हिसाब से विफल हुई कि वो वायलेंस को कंट्रोल नहीं कर पाई। और क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ही वहां की गृह मंत्री हैं, तो यहां पर सवाल सीधे सीधे ममता बनर्जी से पूछे जा रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि आपकी देखरेख में, आपकी निगरानी में भीड़ इतनी उग्र हो गई, हिंसा इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोगों की जान भी गई और इसके साथ इतने सारे लोग अपना घर छोड़ करके पलायन करने पर मजबूर हुए। ये स्थिति क्यों हुई, इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार ममता बनर्जी को ठहराया जा रहा है, क्योंकि कानून व्यवस्था एक स्टेट सब्जेक्ट होता है। यानी कि अगर एक राज्य में कानून व्यवस्था गड़बड़ हो रही है तो ये सवाल राज्य सरकार और राज्य के गृह मंत्री से पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी पूछे जा रहे हैं और जाने भी चाहिए। अब ये सारी चीज़ें हुई, उसके बाद 13 अप्रैल को ये पाया गया संडे के टाइम पर कि मुर्शिदाबाद स्टेबल था, लेकिन वहाँ पर तनाव की स्थिति बनी हुई थी क्योंकि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस उतर गई थीं। कुछ लोग अपनी दुकान ज़रूर खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे परिवारजन अभी भी मुर्शिदाबाद वापस नहीं आ पाए हैं इस धूलिया के इलाके में। इस सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने एक SIT का गठन किया और उन्होंने ये बोला कि हम भी जा कर के देखेंगे कि वहाँ पर क्या हुआ। बीजेपी ने आलोचना की है कि ये टारगेटेड वायलेंस है हिंदुओं के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक प्लीज दाखिल की है ये कहते हुए कि एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच होनी चाहिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बननी चाहिए, जिससे ये पता चले कि मुर्शिदाबाद में आखिर हुआ क्या, किस तरीके से भीड़ उग्र हुई, क्या इसके पीछे उनको राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त तो नहीं था। यह आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है। बीजेपी की कोलकाता में एक रैली भी हुई संडे को, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद हिंसा में ये इसलिए किया जा रहा है ताकि ममता बनर्जी पर जो नौकरी स्कैम के आरोप लग रहे हैं उससे ध्यान हटाया जा सके या उससे ध्यान कहीं और जाए, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सुकांता माजुमदार और शुभेंदु अधिकारी ने ये बोला है कि राज्य में पूरी तरीके से कानून व्यवस्था चरमरा गई है। इस बाबत उन्होंने कुछ बयान भी दिए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन ये सब जब हो ही रहा था, इतने में फिर से हिंसा की खबर आई और अब की कोलकाता के पास ही भानगर नाम के एक इलाके में खबर आई। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो यहाँ स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि पुलिस फोर्स कम पड़ गई और जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यहाँ पर भी आगजनी की खबर सामने आई है। पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं, ट्रक हैं, उनकी कुछ फ़ोटोज़ भी आई हैं कि उसको कैसे उलट दिया गया है और कैसे पथराव किया गया है। तो स्थिति सामान्य से तो अभी बहुत दूर है। हालांकि भानकर के हादसे में कितने लोगों की मृत्यु हुई है इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। हालांकि मुर्शिदाबाद वाले मामले में कुछ स्थिति स्पष्ट है कि कितने लोग मरे हैं। ये आंकड़ा आधिकारिक रूप से अभी 3 है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि सैकड़ों लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, सैकड़ों लोग इंजर्ड हैं और मरने वालों की संख्या हो सकता है इससे ज़्यादा हो। अब मैं आपको बताता हूं कि पुलिस इस पर क्या कह रही है। पुलिस का वर्जन है, डीजीपी राजीव कुमार ने बोला है कि सिचुएशन मुर्शिदाबाद में इज़ फुली अंडर कंट्रोल। एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम, उन्होंने ये बोला है कि ये बहुत ज़रूरी है कि कोई रॉन्गफुल डिटेंशन ना हो, किसी को गलत तरीके से डिटेन ना किया जाए और जो लोग इस हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं उन्हीं को यहाँ पर गिरफ्तार किया जाए जब पुलिस क्रैकडाउन करेगी। पुलिस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन फैलना या फैलाना, उसको रोकना अभी बहुत ज़रूरी है ताकि हिंसा फिर से भड़क ना जाए। अब तक ये बताया गया है कि मुर्शिदाबाद की हिंसा में 100 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 12 अप्रैल को 150 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 13 अप्रैल को 210 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 14 अप्रैल को भानगर के हादसे में अब तक
ये नहीं मालूम है कि कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हालांकि ये डेवलपिंग सिचुएशन है, तो हो सकता है कि इस ब्रॉडकास्ट के टाइम पर अभी कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि आगे हो। ये जानकारी अभी सामने मिली है। अब देखना ये होगा कि जो विस्थापित लोग हैं, बीजेपी का दावा है कि करीब 400 से ज़्यादा परिवारजन जो कि हिंदू संप्रदाय से आते हैं, वो मालदा के बैष्णव नगर में गए हैं। सुकांता माजुमदार का ये कहना है कि 200 से 250 फैमिलीज रिलीफ कैंप में हैं और ये संख्या हो सकता है और ज़्यादा हो, लेकिन कुछ हद तक ये संख्या कम भी हो रही है, ऐसी भी बात सामने आ रही है। आपको ये भी बता दें कि उस समय स्थिति इस तरीके की थी कि जो भी नाव मिल रही थी उसमें बैठ करके लोग दूसरी तरफ जा रहे थे, मालदा जा रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। इसको लेकर के ममता बनर्जी के भी कुछ बयान आए हैं, मैं आपको वो बता दूं। 12 अप्रैल को ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल वक्फ कानून को लागू अपने प्रदेश में नहीं करेगी। वो कहती हैं कि मुसलमानों को मैं ये आश्वासन देना चाहती हूँ कि उनकी संपत्ति को कोई नुकसान उनकी देखरेख में, ममता बनर्जी की देखरेख में नहीं होगा। आपको ये बता दें कि ये जो हादसा था जो मुर्शिदाबाद में हुआ था, 11 अप्रैल को हुआ था। ये उसके ठीक एक दिन बाद दिया गया बयान है। 14 अप्रैल को कालीघाट स्काईवॉक के इनॉग्रेशन पे उन्होंने हिंसा के संदर्भ में एक बयान दिया, जिसमें वो कहती हैं कि हर किसी को एक संवैधानिक अधिकार है, एक लोकतंत्र में अधिकार है कि वो अपनी बात कह सकें, प्रोटेस्ट कर सकें, लेकिन प्रोटेस्ट पीसफुल तरीके से होना चाहिए और इजाज़त ले करके होना चाहिए। लोगों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। वो ये भी कहती हैं कि हम एक ही बार जीते हैं और एक ही बार मरते हैं, इस वजह से राइट्स करना इसका कोई जवाब नहीं है। धर्मा मीन्स डिवोशन, अफेक्शन, ह्यूमैनिटी, पीस, एमिटी, कल्चर, हार्मनी एंड यूनिटी। उन्होंने ये भी बोला कि नॉन रिलीजियस एक्टिविटीज इन द नेम ऑफ रिलीजन एंड सम पॉलिटिकल पार्टीज आर एक्सप्लॉइटिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स। ये उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ओर इशारा किया। आप लोगों को ये भी बता दें कि पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और बीजेपी अब मुख्य रूप से एक विपक्षी दल बन करके उभरी है और इस तरीके की घटनाओं का प्रभाव राजनीति पर किस तरीके से पड़ता है वो हमने 2021 के चुनाव में भी देखा। तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को इसलिए भी उठा रही है ताकि वो लोगों को ये बता सके कि ममता बनर्जी का शासन और इस शासन में लोग सुरक्षित अपने आप को नहीं महसूस करते हैं। तो ये भी बात अब कही जा रही है। फिरहाद हकीम एक मंत्री हैं जो ममता बनर्जी की सरकार में हैं। उन्होंने एक कंट्रोवर्सी भी की जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो डिस्प्लेस पीपल है, दे वर माइग्रेटिंग विद इन बंगाल नॉट फ्लीइंग। वो छोड़ करके नहीं जा रहे हैं, वो अपने ही प्रदेश में एक दूसरी जगह जा रहे हैं अपनी सुरक्षा हेतु। तो ये कहना कि लोगों ने पलायन कर लिया राज्य के बाहर, ये गलत बयानी है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जैसे कि हमने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी के बीच में लगातार इस पूरे मुद्दे पर चर्चा बहुत तेज़ी से हो रही है। राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप बहुत तेज़ी से लग रहे हैं, जिसमें बीजेपी के नेताओं ने अब ये आरोप लगाया है कि इस कदर फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस बंगाल में हावी हो गई हैं कि बंगाल को लाइट वर्जन ऑफ बांग्लादेश बना दिया गया है। ये सुकांतु माजुमदार जो कि बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है। तो एक समरी आप लोगों को दे दूं, खासतौर से भानगर में जो हुआ उसको लेकर के। भांगर में आईएसएफ के सपोर्टर्स लेड बाय एमएलए नौशाद सिद्दीकी, दे प्रोटेस्टेड द एक्ट अटेम्प्टिंग अ रैली इन कोलकाता। जब पुलिस ने उनको कलकत्ता जाने से मना किया तब भीड़ उग्र हो गई, जिसकी वजह से वहां पर एक तनाव का माहौल बना। अब तक जैसे कि मैंने आपको बताया है, डेथ या मौत की कोई खबर भानगर से नहीं आई है, लेकिन मुर्शिदाबाद से अप्रैल 11 और 12 में जो डेथ टोल है वो 3 है। इंजरीज की अगर बात करें तो पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं, 8 पुलिस वाले और कई सारे प्रोटेस्टर्स उनके जख्मी होने की खबर आई है। करीब 200 से 250 लोग उनका पलायन हुआ था मुर्शिदाबाद से, जिसमें अब ये खबर आ रही है कि 70 से 75 लोग ही कैंप में बचे हैं, जिनको धीरे धीरे स्थिति सामान्य करके वापस लाने की उनसे गुजारिश की जाएगी। सिचुएशन को अंडर कंट्रोल बताया जा रहा है और वो भी शायद इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार का ये मानना है कि अब सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, तो इस वजह से स्थिति अंडर कंट्रोल है।
मोटी मोटी बात यहां पर यह है कि ये पूरा हिंसा वक्फ कानून को लेकर के जो बंगाल में हुआ वो बहुत तेजी से एक राजनीतिक मुद्दा बन गया, जिसमें राजनीति बहुत ज्यादा हावी हो गई है और उसी पर आरोप प्रत्यारोप और बयान लग रहे हैं। इस सब के बीच में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ममता बनर्जी के लिए नंबर 1 ये जवाब देना कि उनकी निगरानी में और उनकी देखरेख में ये हिंसा हुई कैसे, उन्होंने होने कैसे दी, और दूसरी बात अब वो क्या कदम उठा रही हैं जिससे जो लोग डर की वजह से अपना घर छोड़ करके किसी और प्रदेश में चले गए, माफ कीजिएगा किसी और जिले में चले गए, वो कैसे अब वापस अपने घर आ जाएं। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।